Okay, so our topic for today is drama. So far, we have learned about the genres drama. What are the types of dramas? Poetic drama, closet drama. Then we have seen what are the things that is important in drama, such as act, scene, aside, chorus. Then we have seen plot. After that, we have seen the structure of the play, uh, rising action, climax, then falling action. After the important characters, that is protagonist, antagonist, and choral characters. Today we are going to learn about types of plays. Today we are concluding the whole topic of drama. So types of plays. First is morality play. Morality play has started in the year, it is famous in the year like 15th to 16th century. At this time, this was very famous, and it has started in Europe. Europe में start हुआ था ये. It the morality play is the stories which teach moral messages about Christian teachings at the end of their play. मतलब कुछ ना कुछ टीचिंग्स होते थे, मोरल टीचिंग्स जो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड होते थे ये प्लेस में. वाइस वर्च्यू, डेथ लाइफ, एंजल्स डिमॉन, गुड एंड बैड, ये सारी चीजें हुआ करती थी. सिंस होते थे. क्लाइमैक्स में क्या होता था, डेथ डेथ हो जाती थी कोई पर्सन की. देन डेथ के साथ उनके सिंस के रियलाइजेशन होता था कि उनकी पूरी लाइफ गलत वे में गुजार दिए, ऐसा सब रियलाइज होता था. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एवरीमैन. ये एक प्ले था, मोरालिटी प्ले, जो कि 15th सेंचुरी में एवरीमैन 15th सेंचुरी में बहुत ही फेमस था. Next is mystery play. So mystery play is the play having reform to the Bible. मतलब ये बाइबल से लिए हुए चीजों पर हुआ करता था. एडगर एलन पू is known as the father of mystery play. So बाइबल से इसके प्लेस रिप्रेजेंट किए जाते थे. ये प्लेस चर्च के अंदर होते थे, जो कि 10th सेंचुरी में होते थे. ओके, इट वाज प्रेजेंट इन द 10th सेंचुरी, और ये प्लेस चर्च में हुआ करते थे. ये लोग जो है पब्लिक को वर्शिप की तरफ बुलाने के लिए एक वर्ड है, दैट इज लाइटर्जिकल, जो कि पब्लिक को वर्शिप की तरफ, पब्लिक को अट्रैक्ट करने, क्रिश्चियनिटी रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट करने यूज हुआ था. तो इस टाइप के प्लेस को माइस्ट्री प्लेस बोलते हैं. नेक्स्ट इज मिराकल प्ले. मिराकल प्ले इज द प्ले डीलिंग विद द लाइफ ऑफ सेंट्स. जो सेंट्स रहते हैं, रिलीजियस पीपल, उन लोग की लाइफ के जो प्लेस रहते हैं उसको मिराकल प्ले बोलते हैं. इन लोग की लाइफ में कैसे मिराकल्स हुए, जब इन लोग रिलीजन को अच्छे से एक्सेप्ट कर लिए तो इन लोग की लाइफ में क्या मिराकल्स हुए, और इन लोग जब दूसरों को दुआ मतलब दुआ दम करे, या फिर लोग किसी और के लिए दुआ करे, या फिर लोग दूसरों को किस तरीके से बाइबल के थ्रू हील करे. उन लोग जो ऐसे लोग जो डिजीज में थे, ऐसे लोग जो इल थे, उन लोग को ये सेंट्स किस तरीके से हील करे थ्रू द मिराकल्स, वो इसमें बताया जाता था. इसीलिए ये मिराकल प्ले है. आप लोग को याद होगा अपन एलिजाबेथन एज में, उससे पहले के रिस्टोरेशन एज में पोप्स के बारे में पढ़े थे और चर्च के बारे में पढ़े थे. उस टाइम पे क्या क्या चल रहा था वेस्टर्न साइड, वो सब पढ़े थे. दिस इज रिलेटेड टू दैट ओनली. मतलब वो लोग ऐसा चर्च में प्लेस करते थे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए. ओके, जस्ट आप लोग को आइडिया आना इसीलिए बोल दी. नेक्स्ट इज इंटरलूड्स. तो इंटरलूड्स जो है ये ऐसा कोर्ट में या फिर बड़े ग्रेट हाउसेस में ये परफॉर्म होता था. ये प्रोफेशनल इंटरटेनमेंट का प्ले था. मतलब प्रोफेशनल एक्टर्स, कोई भी, ये जब दूसरे जो अपन प्लेस अभी तक देख लिए या फिर आगे जो हम देखेंगे, उसमें कोई भी
एज ए एक्टर परफॉर्म करता था। लेकिन जो इंटरलूड्स है ये मतलब एक हायर लेवल पे होता था, अच्छी सी प्लेस पे, कंप्लीट इनविटेशंस दे के लोगों को इसके, और मतलब इसका स्टैंडर्ड दूसरे प्लेस से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा था। तो ये एक शॉर्ट स्टेज इंटरटेनमेंट है जो कि 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी के बीच में हुआ करता था। इसमें प्रोफेशनल एक्टर्स होते थे। ये इसका मेन पर्पस ये है कि लोगों की अटेंशन ग्रैब करना। और मेन ड्रामा नहीं होता था, इंटरलूड्स। इसका इंटरलूड्स का मतलब यही है कि कोई एक ड्रामा के बीच में ये छोटा सा इंटरटेनमेंट टाइप होता था, लोगों को अटेंशन दूसरी तरफ करने, ड्रामा से फोकस हटा देने के लिए। इस तरीके से ये होता था। आई होप यू गॉट मी। सो जॉन हीवुड फार्सेस कई के प्लेस थे जो कि 16th सेंचुरी में होते थे। इन्हें इंट्रोड्यूस करें द 4 पीस। द 4 पीपी। अब ये द 4 पीपी क्या है? फर्स्ट है पाल्मर। लेट मी राइट ऑल हियर। ये है वो 4 पीस। पाल्मर मतलब पिलग्रिमेज, कोई रिलीजियस प्लेस। पैडन माफी मांगना। पॉथिक्यारी इज फार्मिस्ट, मेडिकल्स, एंड पेडलर इज ड्रग्स। ड्रग्स भी ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेडिसिन ही है। तो ये चीजों पे डिपेंड करता। अगेन कमिंग टू द रिस्टोरेशन एज, पोप्स की एज, जहां पर ये सब चीजें यूज होते थे, इंटरलूड्स। ऐसे काइंड्स ऑफ ड्रामास के बीच में, मतलब ये सब सीरियस काइंड ऑफ ड्रामास होते थे, ये इंटरलूड्स दिया जाता था, मतलब थोड़ा इंटरटेनमेंट, लोगों को दूसरी तरफ उन लोग का माइंड चेंज करने के लिए, या फिर लोग को थोड़ा सा इंटरटेन करने के लिए। नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ ड्रामा एंड प्लेस। फॉर्म्स ऑफ ड्रामास एंड प्लेस। फर्स्ट इज ट्रेजेडी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। व्हाट इज ट्रेजेडी? तो ट्रेजेडी इज बेस्ड ऑन ह्यूमन सफरिंग, सॉरोफुल इवेंट्स, या फिर बिफॉल ऑफ मेन कैरेक्टर, जहां पर लोग सफर करना या फिर कुछ भी सैड इवेंट्स होना। तो जो प्रोटोगनिस्ट रहता उसकी डेथ से रिलेटेड होती थी ट्रेजेडी, और प्रोटोगनिस्ट का एक डार्कर साइड बताता था ट्रेजेडी में। इसको ब्रॉडली ये एक लिटरेरी टर्म है जो ड्रामा रिप्रेजेंट करता। मोस्टली प्रोटोगनिस्ट जो है एक सफोकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे, उनकी फैमिली अच्छी नहीं रहती वैसा। बोरबुदुक जो फर्स्ट ड्रामा हम जिसके बारे में बात करें, जो इंग्लिश का फर्स्ट ड्रामा था, जो कि थॉमस नॉर्थन एंड थॉमस सिक्विली लिखे थे, उसमें ट्रेजेडी ही यूज हुई थी। So tragedy was first coined by Aristotle in his book Poetics. एरिस्टोटल उनकी बुक पोएटिक्स में इसको फर्स्ट यूज करे थे। फेमस ग्रीक ट्रेजेडीज जो लिखे गई थी, एस्किलस, सोफोक्लस, इन सब ने ट्रेजेडी लिखी। लिटरेचर में क्या हुआ, थोड़े से जो ड्रामा से उसको सुपीरियरिटी दी गई, मतलब वो सुपीरियर है बोला गया, और थोड़े ड्रामा जो इंफीरियर है, मतलब उतने सुपीरियर नहीं है ऐसा बोला गया। तो ट्रेजेडी इज नोन एज सुपीरियर फॉर्म ऑफ लिटरेचर, मतलब ट्रेजेडी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। नेक्स्ट इज हमाटिया। So this word is also first used by Aristotle in his work Poetics. जो ट्रेजेडी थी वो भी एरिस्टोटल ने यूज की, हमाटिया भी एरिस्टोटल ने ही यूज की।
दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेजेडी ओनली। तो कोई भी एरर ऑफ जजमेंट या फिर ट्रैजिक फ्लॉ के बारे में हम ऑलरेडी बात कर रहे थे। व्हाट इज ट्रैजिक फ्लॉ? उसी का दूसरा नाम हेमाटिया है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक नोबल मैन का फॉल बताता। कल जैसा कि हम ऐसा देखे थे कुछ पहले, एक इंसान को हीरो बताया जाता, उसका राइज होता, फिर क्लाइमैक्स, देन फॉल। सेम हेमाटिया या फिर ट्रैजिक फ्लॉ इज दैट ओनली। ओडिपस एक कैरेक्टर है, ओडिपस द किंग प्ले में उनका डाउनफॉल हुआ था। तो ये जो डाउनफॉल होता वो एरर ऑफ जजमेंट रहता, मतलब ये नहीं कि उन्होंने लाइफ में कुछ बुरा कर रहे थे इसी वजह से बुरा नहीं हो रहा, लेकिन उनकी गलती नहीं रहती फिर भी उनके साथ बुरा हो रहा, ऐसा हम कह सकते ट्रैजिक फ्लॉ को। नेक्स्ट इज कॉमिक रिलीफ। तो कॉमिक रिलीफ जो है एक इमोशनल काइंड ऑफ ट्रेजेडी है। इसको शेक्सपियर ट्रेजेडी और एलिजाबेथन ट्रेजेडी भी कहा जाता है। जनरली ये एरिस्टोटल का जो पैराड्रीम जो हम जो देख लिए थे उसी से बिलोंग करता। इसमें कैरेक्टर्स के साथ कुछ इंसिडेंट्स हो जाते, मतलब कुछ हादसे हो जाते। कॉमिक रिलीफ इसका एग्जाम्पल है फूल किंग लियर, दैट्स एल। द ड्रंकर पॉटर का एक सीन है, द ड्रंकन पॉटर, जो कि मैकबेथ ने लिखा था। अब लेट्स सी कि ट्रेजेडी के टाइप्स क्या है। फर्स्ट इज क्लासिकल ट्रेजेडी। क्लासिकल ट्रेजेडी जो है ये 3 यूनिटीज को फॉर्म करती है, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस। मतलब एक एक्शन एक ही प्लेस पे होना, एक ही टाइम पे होना, मतलब 2 to 3 आवर्स में वो एक्ट हो जाना, या फिर ज्यादा से ज्यादा एक दिन 24 आवर्स 12 आवर्स में वो और वो टाइम में हो जाना। प्लेस मतलब एक ही लोकेशन रहना, बार बार लोकेशन चेंज नहीं होना। सो इस टाइप ऑफ ड्रामास जो 3 यूनिटीज को फॉलो करते हैं उसको क्लासिकल ट्रेजेडी कहा जाता। और दिस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय एरिस्टोटल। नेक्स्ट इज द रोमांटिक ट्रेजेडी। तो रोमांटिक ट्रेजेडी इट डिनोट्स रोमांस, इसमें रोमांस के बारे में रहता। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेक्सपियर एंड ये 3 यूनिटीज फॉलो नहीं करता, ये सिर्फ यूनिटी ऑफ एक्शन फॉलो करता। तो दिस डज नॉट फॉलो ऑल द 3 यूनिटीज, मतलब एक्शन टाइम एंड प्लेस में से सिर्फ ये एक्शन ही फॉलो करता, दूसरे यूनिटीज रोमांस फॉलो नहीं करता। बिकॉज इसमें कुछ भी हो सकता, रोमांटिक ट्रेजेडी में कुछ भी हो सकता था। और रोमांटिक ट्रेजेडी में ये रहता कि सो यूनिटी एक ही फॉलो होती, ओनली वन यूनिटी वाज फॉलो, दैट इज यूनिटी ऑफ एक्शन। नेक्स्ट इज मेडिवल ट्रेजेडीज। तो ये ऐसे स्टोरीज रहते जो कि हाई स्टेटस फैमिली से बिलोंग करते। यहाँ पर ये होता कि एक पर्सन रहता जो हाई स्टेटस फैमिली से बिलोंग करता, उसको लाइफ में सारे लग्जरीज मिलते, लेकिन उन्होंने वापस अर्थ पे आ जाते, उनकी लाइफ में अनफॉर्चुनेटली ऐसा फिरता उनकी लाइफ का व्हील के उनको जो है ना बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ता लाइफ में। उसको मेडिवल ट्रेजेडीज का नाम दिया गया। नेक्स्ट इज सिनिकन ट्रेजेडी।
तो सिनिक इन ट्रेजेडी जो है, दिस वॉज रिटर्न टू रिसाइट, मतलब इसमें डायलॉग ज्यादा रहते थे और एक्टिंग कम रहती थी। ये ग्रीक ट्रेजेडी का पार्ट है। ये ट्रेजेडी में रिवेंज लिया जाता, लाइक खून के बदले खून, ऐसा। तो ब्लड के बारे में बात होती थी ये ट्रेजेडी में। इसमें कोरस यूज होता था और रूल ऑफ यूनिटी, मतलब 3 यूनिटीज भी इसमें फॉलो किए जाते थे। इसका एग्जाम्पल है शेक्सपियर की प्ले टिटस एंड्रोनिकस, जो कि 1590 में लिखा गया था। क्लियर। नेक्स्ट इज heroic tragedy. Heroic tragedy was introduced in 17th century. Heroic tragedy was introduced in 17th century. Restoration period के टाइम ये यूज हुई थी। It is a curious genre crossing between epic and tragedy. एपिक एंड ट्रेजेडी के बीच की ट्रेजेडी को हीरोइक ट्रेजेडी कहा जाता है। इट वॉज कंपोज इन हीरोइक स्टैंजास में ये लिखी जाती थी। ये ट्रेजेडी वर्सेस में लिखी जाती थी। इसमें प्रोटोगनिस्ट को बहुत ही ज्यादा फॉर्च्यून, फेट, किस्मत, ये सब हीरो की वो सारे कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा बताया जाता था इस टाइप्स ऑफ प्लेस में। नेक्स्ट इज बोर्जियस। सो बोर्जियस का और एक नाम है डोमेस्टिक ट्रेजेडी। इसका और एक नाम है डोमेस्टिक ट्रेजेडी। ये प्रोस में लिखी जाती थी। इसमें प्रोटोगनिस्ट जो है मिडिल या फिर लोअर क्लास से बिलोंग करते थे और कॉमन लाइफ में, डोमेस्टिक लाइफ में उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स रहते, क्या क्या डेली लाइफ में उनको सफर करना पड़ता, ये सारी चीजें इस मतलब इस टाइप ऑफ डोमेस्टिक ड्रामा में दिखाई जाती। इट वॉज यूज इन एलिजाबेथन पीरियड, लेकिन ये 18th सेंचुरी तक भी बहुत ज्यादा फेमस होते थे ये ड्रामास, बिकॉज लोगों को ये ड्रामास ऐसे दिखते थे कि ये उनकी लाइफ के बारे में ही है। उतने बेसिक काइंड ऑफ ड्रामास थे ये, इसीलिए इसका नाम डोमेस्टिक ट्रेजेडी भी है। नेक्स्ट इज मॉडर्न ट्रेजेडी। तो मॉडर्न ट्रेजेडी, इसमें क्या होता था, ये भी प्रोज में लिखी जाती थी। यहाँ पर हीरो एंड हीरोइन वॉट एवर बिलोंग्स टू द मिडिल क्लास फैमिली। ओकेजनली, कभी कभी ही वो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। ये भी ऑडियंस को बहुत ज्यादा समझ में आता था, बिकॉज उन लोग को ये उन लोग की लाइफ जैसा दिखता था। मॉडर्न ट्रेजेडी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद काफी सारे इनोवेशंस भी आए। So this was the end of tragedies. नेक्स्ट पार्ट जो है प्लेस और ड्रामा का, दैट इज कॉमेडी। सो यू ऑल नो व्हाट इज कॉमेडी। ये एक फिक्शनल वर्क है जिसमें लोगों को प्राइमरली हंसाने के लिए ये लिखा जाता था। इसमें कोई भी बड़ा डिजास्टर, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम अक्कर नहीं होती थी। एवरीथिंग टर्न्स आउट हैप्पीली एंड स्मूथली। हर चीज ये टाइप ऑफ ड्रामास में खुशी खुशी और स्मूथली हो जाया करती थी। तो ये एक प्रोज का फिक्शन है। इसको नरेटिव पोएट्री में भी लिखा जाता था। इसके फीचर्स ये है कि जैसा कि हम ट्रेजेडी की बात करें, ट्रेजेडी को सुपीरियरिटी दी गई, लेकिन कॉमेडी डज नॉट गॉट एनी सुपीरियरिटी। इट इज इंफीरियर, इंफीरियर फॉर्म ऑफ लिटरेचर है ये। ओके, कॉमेडी इज इंफीरियर फॉर्म ऑफ लिटरेचर।
और इसमें जो प्रोटोगनिस्ट रहता था वो लो या फिर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता था. So I hope you all understood what is comedy. Let's see what are the kinds of comedies we have. First is romantic. तो रोमांटिक कॉमेडी में क्या होता था, लव अफेयर के बारे में बताया जाता था. ब्यूटीफुली हीरो हीरोइन का इंगेज्ड दिखाया जाता था. उन दोनों एक दूसरे में कैसा लव इंटरेस्ट ले रहे हैं, कैसे उन दोनों एक दूसरे में इंगेज है, ये सब चीजें रोमांटिक कॉमेडी में दिखाई जाती थी. तो इसमें एवरीथिंग रन स्मूथली और एट लास्ट सारे डिफिकल्टीज के आगे हैप्पी एंडिंग, हैप्पी यूनियन दिखाया जाता था. एंड दिस वाज डेवलप्ड बाय एलिजाबेथन ड्रामिस्ट. एलिजाबेथन ड्रामिस्ट इसको डेवलप करे थे. शेक्सपियर का एक फेमस ड्रामा है एज यू लाइक इट, जो कि 1599 में लिखा गया था. जो शेक्सपियर, जिसको शेक्सपियर कॉमेडी भी कहा जाता है, जो कि रोमांटिक कॉमेडी का पार्ट था. एज यू लाइक इट 1599. क्लियर. नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉमेडी है सटायर कॉमेडी. सटायर कॉमेडी में रिडिकुलस पॉलिटिकल इश्यूज, फिलोसॉफिकल अटैक्स, मतलब पॉलिटिक्स, जो भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है उन लोग के ऊपर इनडायरेक्टली अटैक किया जाता था सटायर पोएट्री में. तो सटायर पोएट्री जो है एरिस्टोफेन ने इंट्रोड्यूस की थी, जो कि ग्रीक से बिलोंग करते थे. इनके जो एरिस्टोफेन है उनके सारे ड्रामास जो है पॉलिटिकल से रिलेटेड, लिटरेरी के फिलोसफी से रिलेटेड, यही सारे चीजों से रिलेटेड होते थे उनके ज्यादातर ड्रामास. नेक्स्ट इज कॉमेडी ऑफ मैनर. कॉमेडी ऑफ मैनर का और एक नाम है रिस्टोरेशन कॉमेडी. So in this form, this was first developed by French writer जिसका नाम है मोलियर, 1662 to 623. ये कॉमेडी जो है अपर क्लास के मेन और वुमेन से बिलोंग करती थी. रिस्टोरेशन कॉमेडी 1660 टू 1700 तक चली थी. 1660 to 1700. It was developed by Roman dramist Plautus and Terence. Plautus and Terence. प्लाटोस एंड टेरेंस डेवलप करे थे ये. ओलिवर गोल्डस्मिथ की आप लोग एक फेमस कॉमेडी ऑफ मैनर सुने होंगे, शी स्टूप्स टू कॉन्क्यूर. वो कॉमेडी ऑफ मैनर से ही बिलोंग करती. तो ओलिवर गोल्डस्मिथ की कॉमेडी है शी स्टूप्स टू कॉन्क्यूर, इनका प्ले, जो कि इसी चीज से बिलोंग करता. नेक्स्ट इज कार्स. तो ये ऐसे टाइप ऑफ कॉमेडी है, मतलब ऐसा बोलते ना कि बहुत हंसते हंसते बेलीज पेनिंग या फिर बहुत दिल से हंसना, ऑडियंस को बहुत ज्यादा हंसा दिया जाता था, इतना कि उन लोग के टमी में पेन हुआ करता था. ये एक थिएटर ऑफ एब्सर्ड से बिलोंग करता. व्हाट इज थिएटर ऑफ एब्सर्ड नाउ?
थिएटर ऑफ एब्सर्ड को हम अभी अभी डिस्कस करेंगे। जस्ट डू लेट अभी अभी के लिए दिस इज इम्पोर्टेंट कि व्हाट इज फेयर्स। फेयर्स इज मतलब बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा कॉमेडी रहता था कि लोगों का टमी हर्ट करने लगता था हंसते हंसते, उतना ज्यादा ऑडियंस को इसमें हंसाया जाता था, मतलब बहुत ज्यादा। और ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड से बिलोंग करता। व्हाट इज थिएटर ऑफ एब्सर्ड, वी विल सी। नेक्स्ट इज कॉमेडी ऑफ, you want to say something, Hania? My voice is now not clear. Wait, let me check. See, connection is proper. I hope my voice is clear now. So next is comedy of Minas. ये टर्म जो कॉइन हुई थी, मतलब दिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय वार्डल। This play, it was written in which laughter of the audience in some or all situation is accompanied by immediately followed by a feeling of some impending disaster। मतलब ऐसी टाइप ऑफ कॉमेडी जहां पर लोगों को हंसाया तो जाता था, लेकिन सून आफ्टर दे लाफ कुछ ऐसा सीन आता था जो देख के वो लोग शॉक हो जाते थे। ओके हानिया, एम आई क्लियर नाउ? सो कॉमेडी ऑफ मिनाज जो वार्डल ने लिखी थी, ये देख के कॉमेडी तो होती थी, लेकिन बाद में लोग थोड़ा सा शॉक हो जाते थे। सो दिस इज डन। हम सारे टाइप्स ऑफ ड्रामास एंड प्लेस देख लिए। इतने ही ड्रामास एंड प्लेस थे। जो एक टॉपिक रह गया था इससे रिलेटेड, दैट इज थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। विल सी दैट। What is theatre of absurd? This was first used by Albert Camus। एल्बर्ट कैमस के थ्रू ये फर्स्ट यूज में आई थी, लेकिन ये टर्म को कॉइन किया था एक क्रिटिक ने जिसका नाम है मार्टिन एस्लिन। इनका एक एसे था जिसका नाम था द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, जो कि 1960 में लिखा गया था। उसमें ये यूज हुआ, इट वाज दैट विच हैव नो पर्पस और गोल और एन ऑब्जेक्टिव। मतलब इसका कोई पर्पस नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ ऐसे ही ये लिखा जाता था। मतलब इसमें कुछ होता भी नहीं था, कोई स्टोरी नहीं, कुछ भी नहीं। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टार्ट हुआ था। ये टाइप ऑफ प्लेस जो है यूरोप में ज्यादा चले थे, मतलब यूरोपियंस ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करे थे ये प्लेस को। 1950s या फिर 1960s में ज्यादा चला था। यूरोपियन नहीं करे थे। तो ये थिएटर इज एब्सर्ड क्या है, मतलब कुछ भी, कहीं से भी स्टार्ट, कहीं से भी एंड, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। तो जो हम पढ़े थे पेरिस, जब वो थिएटर इज एब्सर्ड से ही बिलोंग करता, जो मैं बोली थी। मतलब कोई भी लॉजिक नहीं रहता इसमें। कोई भी चीज मतलब लॉजिक से नहीं होती कहीं भी। एंड क्यों ऐसा होता था, इसका रीजन क्या है? जैसा कि मैं आपको अभी बोली कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टार्ट हुआ। दिस वाज इंस्पायर बाय एग्जिस्टेंशियलिज्म। दिस वाज इंस्पायर्ड बाय एग्जिस्टेंशियलिज्म। अब एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है? एग्जिस्टेंशियलिज्म वो है, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हालत इतनी बुरी हो गई थी, हम पहले भी पढ़े थे इस बारे में। लोग अपना ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं रहता तो क्या रहता, लोगों के रहने का मीनिंग क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन अगर ब्रेक हो गई तब क्या हो सकता, ये सब चीजें सोचने लग गए थे। तो उसी टाइम पे ये थिएटर इज एब्सर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था। तो कुछ भी इलॉजिकल थिंग्स इसमें बताए जाते थे जिसका कोई लॉजिक नहीं होता था।
कहीं से भी शुरू कहीं से भी एंड, लेकिन लोग ये चीज देखते थे, ऐसे काइंड ऑफ ड्रामास लोग देखा करते थे। सो वी हैव डन विद द होल टॉपिक ऑफ ड्रामा। जनरस का ड्रामा का कंप्लीट टॉपिक हम देख लिए। ड्रामा कहाँ से बिलोंग हुआ, कब हुआ, कौन से टाइप्स ऑफ ड्रामा से, कौन से टाइप्स ऑफ प्लेस है, सो इस क्वेश्चंस में इंशाल्लाह आप लोग को आज शाम तक या कल सुबह पोस्ट कर दूंगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट्स पोएट्री। पोएट्री भी बहुत वास्ट टॉपिक है, उसको हम 2 दिन में कंक्लूड करेंगे हाफ हाफ करके। उसके बाद जो दूसरे टॉपिक है पोएट्री के बाद फिक्शन एंड प्रोज, वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, वो एक दिन में इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। तो कल फ्राइडे है, फ्राइडे एंड मंडे विल कवर पोएट्री एंड ट्यूसडे हमारा ये कंप्लीट पार्ट खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, इफ एवरीथिंग रन स्मूथली। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज क्लास। अगर किसी को कुछ भी डाउट है या कोई टॉपिक का क्लैरिफिकेशन होना तो feel free to text me on WhatsApp. I'll clear it. Okay, thank you.